हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 क्वेश्चन इसके अंदर है और एमसीक्यू बेस्ड आपका ये क्वेश्चन पेपर है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं और इस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न है आपके पास। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगर मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊं तो ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके लर्निंग के बेस पे थे, मतलब आपने कितनी चीजों को मेमोराइज किया है उस आधार पे थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे थे। तो दोनों का मिलता जुलता आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, वो मेमोरी के ऊपर आपके बेस्ड है। और वैसे भी इकोनॉमिक बॉटनी में जो इकोनॉमिक बॉटनी वाला पोर्शन होता है वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके मेमोरी बेस्ड पे ही होते हैं। मेमोरी को आप किस तरीके से एनालाइज करके याद कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसे हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ सीड इज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दिया है अ सीड इज। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर था। हो सकता है कि आपके पास जो पेपर हो उसमें बुकलेट संख्या कुछ अलग हो, ये कुछ अलग हो, बट क्वेश्चन आपको आगे पीछे करके मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास बुकलेट अवेलेबल था उसमें था कि अ सीड इज, जो एक सीड है, जो एक बीज है, वो क्या होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ राइपेंड ओवरी। जो सीड होता है, इट इज अ राइपेंड ओव्यूल, कि जो सीड होता है वो एक पका हुआ ओव्यूल होता है, या फिर एक राइपेंड ओवरी होती है। जो सीड होता है वो एक प्रकार का राइपेंड ओवरी होती है। ये राइपनेस्ड इंडोस्पर्म्स होता है या फिर फ्यूज्ड कार्पल होता है। तो आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम दूंगी, उस ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और उस आंसर के बाद हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर तक जा सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसके एक्सप्लेनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या दिया गया है। अ सीड इज, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेकंड सेमेस्टर में भी हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि भाई जो सीड होता है उसका फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से। जब हमने रिप्रोडक्टिव बॉटनी पढ़ी थी हमने कहा था कि हमारे पास जो ओव्यूल होता है, जो कुछ ऐसी संरचना हमारे पास होती है, इस संरचना से ही हमारे पास क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। और इसी का जो आवरण होता है वो हमारे पास सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, जो टेक्स्टा और टेग्मा होता है। तो यहाँ पे जो सीड होता है वो राइपेंड ओवरी होता है। वहीं पे अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट हमारे पास क्या होता है, वो एक राइपेंड ओवरी होती है और ये हमारे पास ओव्यूल होता है। तो जो सीड होता है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल ही मैच्योर होकर सीड का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर एम्ब्रियो बनती है, और ये जो एम्ब्रियो है वही आगे चल के आपके न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो ये चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट में क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए आपका पूरा मेमोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया क्या गया है, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है एथनोबॉटनी वाली यूनिट पे, जहां पे हमने डिफरेंट मेडिसिन सिस्टम, इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो इंडियन मेडिसिन और जो आपके पास होम्योपैथी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 1995, सेकंड में है 1994, 1996 और 1997। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब 1995, 6, 7 ये आपके पास आंसर है। तो आप इसके हिसाब से अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप जो है लास्ट तक तुक्का ही मारेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए कि ये जो आपका इंडियन होम्योपैथी है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। 1995 में हमने होम्योपैथिक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी को जो नाम दिया गया था, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट की बात है, यहाँ पे रीनेम्ड का क्या मतलब होता है कि किसी का पहले से कुछ नाम होता है उसके नाम को मॉडिफाई कर देते हैं, हम उसको फिर से नया नाम दे देते हैं। तो इसको नया नाम दिया गया था आयुष इन। किस सन में हमने इंडियन मेडिसिन सिस्टम और होम्योपैथी को आयुष के अंदर रखा था उसके बारे में हमसे पूछा है। आपके पास ऑप्शन है 2001, 2, 3 एंड 4, मतलब 2001, 2, 3, 4। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन से ईयर में इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी का नाम चेंज करके आयुष रखा गया था। बताइए, ये क्वेश्चंस काफी बार हमें देखने को मिलता है।
इंडियन मेडिसिन का और जो आपके पास होम्योपैथी है इसका नाम आयुष हम रखते हैं 2003 में। और अगर आपको नहीं पता है कि आयुष का मतलब क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयुष जो है वो जिसके हर लेटर्स जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके जो हर लेटर है वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में उस इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। इस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर ए है ये रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा को, ये रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा को। वहीं पे वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है योगा एंड नेचुरोपैथी को, योगा एंड नेचुरोपैथी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे यू जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है वो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे एच जो है वो होम्योपैथी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जिसको हमने आयुष के अंदर या आयुष एक इसको कलेक्टिवली हमने नाम दिया था 2003 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पास हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, CIMAP। ये हम इसी चैप्टर में जब हम आयुष पढ़ते हैं, इसी के साथ हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे ये टॉपिक आता है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहां पे स्टेब्लिश है। पहला ऑप्शन आपके पास है बेंगलोर, दूसरा है पंतनगर, फिर तीसरा हैदराबाद और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा गया है कि जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट का वो कहां पे स्टेब्लिश्ड है। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने उस समय भी डिस्कस किया था जब हमने इसके बारे में आपको बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो कहां पे है, बंगलोर में इसका एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। अगर आप 2025 के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये करिए कि आप अपनी कॉपी पेन को साथ में लेके बैठिए। जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि डिफिकल्ट है, आपको इसके बारे में नहीं पता था, आपको उसको नोट डाउन करना है। नो मैटर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके यहाँ NEP फॉलो होता है तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया गया है कि इसमें ल्यूक्यूरेसी जिसे हम मुलेठी कहते हैं, ये वही प्लांट है जिसे हम मुलेठी के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं कि मुलेठी का प्रयोग बहुत सारी दवाओं के बीच में हर्बल मेडिसिन के अंदर किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि मुलेठी जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी, लिलियेसी, फेबेसी या फिर रोजेसी। इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। बताइए कि आपके पास मॉलवेसी है जिसके अंदर मुलेठी आती है, लिलियेसी है, फेबेसी है या फिर रोजेसी है। मुलेठी का जो प्लांट होता है वो कुछ जो है आपके पास मुलेठी की जो पत्तियां होती है वो कुछ मटर की पत्तियों जैसा मिलती है। और इनके जो मेन बात, इनका जो पॉड होता है वो जो है, इनका जो सीड होता है वो पॉड लाइक स्ट्रक्चर में बनता है। और पॉड का पाया जाना फेबेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप कह सकते हैं कि जो मुलेठी है वो फेबेसी फैमिली के अंदर आती है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमर्शियल प्रोपागेशन मेथड ऑफ लॉन्ग पेपर इज। आपके पास पेपर के फॉर्मेशन का, जो लॉन्ग पेपर है उसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन का किस तरीके से, अगर आपको कॉमर्शियल प्रोडक्शन कराना है लॉन्ग पेपर का, तो आप इसमें से कौन से मेथड को फॉलो करोगे। द फर्स्ट मेथड कि आप उसको सीड से जर्मिनेट कराओगे। सेकंड मेथड है कि आप जो है उसको सूट कटिंग से डेवलप करोगे। थर्ड में है आप उसे रूट कटिंग से डेवलप करोगे। फोर्थ में है कि इसमें से किसी भी मेथड से आप उसको डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन दिया है कॉमर्शियल प्रोपागेशन, कॉमर्शियल लेवल पे जब हमें प्रोपागेट करना पड़ता है तो हम इसमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं। बेल पेपर का कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस चैप्टर में मिलती है जहां पर हमने ग्रीन हाउस एंड हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके कल्टीवेशन के मेथड्स को समझा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे अगर हम इस प्लांट की बात करते हैं, लॉन्ग पेपर की बात करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन आप सीड से भी कर सकते हैं, सूट कटिंग से भी कर सकते हैं, रूट कटिंग से भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। लेकिन
इस क्वेश्चन में एक टर्म है जो कि इस क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरीके से बदल दे रहा है। वो टर्म या वो वर्ड क्या है? कॉमर्शियल प्रोपागेशन। द वर्ड कॉमर्शियल प्रोपागेशन अगर यहाँ पे नहीं होता तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होता, ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोपागेशन मतलब जब आप कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो? तो यहाँ पे आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा सूट कटिंग। इसकी जो स्टेम होती है उसकी कटिंग्स को यूज किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पे इसके प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन बी सही है क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात की गई है। नॉर्मली उनका सीड, उनका सूट, उनका रूट हर जगह से हम उनको प्रोपागेट कर सकते हैं, बट एट कॉमर्शियल लेवल जो प्रेफरेबल तरीका है वो है सूट कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर कैरोटिनॉइड्स? कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन। ऑप्शन ए क्या है कि ये एक प्रकार का विटामिन होता है। ऑप्शन बी क्या है कि ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड होता है। ऑप्शन सी क्या है कि ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है कि एक प्रकार का हार्मोन होता है। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा गया है कि व्हाट इज कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स क्या कोई विटामिन है, क्या कोई अमाइनो एसिड है, या कोई प्लांट में पाया जाने वाला पिगमेंट है, या फिर ये किसी प्रकार का हार्मोन है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। चलिए, अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वीडियो को पॉज करिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। देखिए, कैरोटिनॉइड्स के बारे में आप जब पढ़ते हो तो हम जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें फाइटोबिलिन प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो इंप्रूव होती है। तो कैरोटिनॉइड्स इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट जो कि हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है इसको क्लोरोफिल ए मतलब जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके पास भेज देता है। कैरोटिनॉइड के पास स्पेसिफिक कलर होता है कैरोटिनॉइड्स की वजह से, तो ये प्लांट्स में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। तो यहाँ पे ना तो ये कोई अमाइनो एसिड है, ना तो कोई विटामिन है, ना ही कोई हार्मोन है। इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है जिसे हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। What is the next question? Carotenoids can be found in which of the following food? आप अपनी डेली लाइफ में कैरेट भी यूज करते हो एज अ फूड, स्पिनच भी यूज करते हो, टोमेटो भी यूज करते हो। तो इसमें आपसे पूछा है द पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स। अभी हमने डिस्कस किया कि कैरोटिनॉइड्स इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन द प्लांट्स। तो ये जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या ये कैरोटिनॉइड्स कैरेट का जो एडिबल पार्ट होता है वहां होता है, स्पिनच में होता है, टोमेटो में होता है, या इन सभी में होता है? दिस इज द क्वेश्चन। आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, कैरोटिनॉइड्स क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स एक ऐसा पिगमेंट है जो कि स्पेसिफिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो थोड़ा सा रेडिश टू ऑरेंज कलर होता है, उस कलर के फॉर्मेशन के लिए कैरोटिनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और लगभग हर प्लांट की फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होती है, जो एक्टिव सेल्स होती है, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। आइदर वो डोमिनेट करे या वो उतना ज्यादा अमाउंट में ना प्रेजेंट रहे, बट कैरोटिनॉइड्स सभी फोटोसिंथेटिक सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन द कैरेट, स्पिनच एंड टोमेटो, इन तीनों पार्ट में, इन तीनों प्लांट्स में हमारे पास कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरोटिनॉइड्स आर टिपिकली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? इसमें आपको कहा गया है द पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि ये जनरली आपके पौधे के कौन से हिस्से में होता है? क्या इसका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ लीफ में होता है, या ये स्टेम में भी पाया जाता है, या ये रूट्स में भी पाया जाता है, या फिर इन सभी में पाया जाता है? तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि द कलर पिगमेंट्स, द प्लांट पिगमेंट्स व्हिच इज नोन एज द कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली इन विच प्लांट बॉडी? प्लांट के किस पार्ट ऑफ बॉडी में कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास है लीफ, स्टेम, रूट्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर करिए, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ।
आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा। समझते हैं इस चीज को। देखिए, जब भी हम किसी प्लांट सेल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्लांट सेल्स, तो इस प्लांट सेल्स में हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है या फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनल्स होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट पिगमेंट स्टोर होती है। अब ये प्लांट पिगमेंट जो है ये अपने हिसाब से लाइट को कैच करती है, जिस वेवलेंथ के लिए, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो कंडीशनड होती है, मतलब उनका जो नेचर होता है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड में हमारे पास क्या होती है, एंटीनीज होती है, जहां पे हमारे पास अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कैरोटेनॉइड्स वगैरह होती हैं, ये पिगमेंट्स जो है एनर्जी को ट्रैप करती हैं और रिएक्शन सेंटर्स में ट्रांसफर करती हैं। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि ये जो कलर पिगमेंट्स है या जो कैरोटेनॉइड्स है, ये लीव्स में भी पाई जाती हैं, क्योंकि लीफ में ही आपका फोटोसिंथेटिक मेनली होता है। स्टेम की अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उस एरिया ऑफ स्टेम में भी आपके पास कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है। एंड एज वेल एज आपके पास रूट में भी कैरोटेनॉइड्स होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको इसके पहले भी नहीं पता होता, तो आप यहाँ पे बता सकते थे कि जो कैरेट है, इट इज अ टाइप ऑफ रूट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। वहीं पे जो हमारे पास स्पिनच है, ये लीफ का ये लीफ है जिसे हम एडिबल पार्ट यूज करते हैं। वहीं पर टोमेटो जो है वो एक प्रकार का फ्रूट है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रूट्स, जो कि कैरेट एक मॉडिफिकेशन है रूट का, यहाँ पे भी हमारे पास कैरोटेनॉइड्स देखने को मिल रहा है। वैसे आपके पास स्पिनच के लीव्स में भी आपको कैरोटेनॉइड्स देखने को मिल रहा है। और जब किसी क्वेश्चन का 2 आंसर सही है, इसका मतलब है अगर वहां पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप थर्ड क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझे बिना भी ऑल ऑफ दीज के साथ जा सकते हो, क्योंकि 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फैमिली ऑफ मेंथा इज, फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा जानते हैं? मेंथा जो फैमिली है मेंथा की, उसे हम क्या कहते हैं? मेंथा जनरली हम पुदीना के साथ कनेक्ट, मतलब मेंथा को हम पुदीना वगैरह से लेते हैं। फैमिली आपके पास है लेबिएटी, लेवरेसी, मिरटेसी, एम्बेलिफेरी। इसका आपको आंसर देना है कि जो मेंथा है, एक तरीके से माउथ फ्रेशनर या फिर कूलिंग इफेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये हमें कौन सी फैमिली से मिलता है? तो अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एम्बेलिफेरी के अंदर हम एपिएसी फैमिली, एम्बेलिफेरी को ही बाद में हमने एपिएसी फैमिली का नाम दिया था, जहां पे हमारे पास मोस्टली जो स्पाइसेस जैसे धनिया हो गया, सौंफ हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं। मेटिएसी फैमिली भी नहीं है, लॉरेसी फैमिली भी नहीं है। जो मेंथा की फैमिली है वो आपके पास फैमिली कौन सी है? ये है आपके पास लेबिएटी फैमिली। तो जो लेबिएटी फैमिली, इसी को हम लेमिएसी फैमिली कहते हैं, या फिर इसी को हम ऑसिमम या तुलसी या बेसिल फैमिली कहते हैं। जहां पे बेसिल या तुलसी वगैरह आती है, इसे हम लेमिएसी फैमिली भी कहते हैं। इसके अंदर आपको जो है, जो लेमिएसी फैमिली है, इसमें आपको मेंथा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, हम इसी स्टार के साथ ही चलते हैं। लेबिएटी फैमिली जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा ऐसे प्लांट का प्रोडक्ट है जिसका यूज हम डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादातर करते हैं? फर्स्ट वन इज द क्लोव, आपके पास लौंग, मेंथा, सिनेमम और फेरिनल। यहाँ पे फेनल होना चाहिए था, बट यहाँ पे फेरिनल लिखा गया, फेनल यहाँ पे होगा, जिससे फेनल के बारे में है। तो क्लोव हो गया, मेंथा हो गया, सिनेमम हो गया और फेनल हो गया। तो आपको पता है कि जितने भी टूथपेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी आपके पास माउथ प्रोडक्ट होते हैं, उनमें वो कहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में जो है वो लौंग है, दालचीनी है, और ज्यादातर वो लौंग को यूज करते हैं। और लौंग का टूथपेस्ट वगैरह जो है, नमक और लौंग है हमारे टूथपेस्ट में, ये है वो है करके प्रोडक्शन किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो इससे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे कि क्लोव जो है, जो लौंग है, लौंग का तेल हो गया, लौंग हो गया, इसका यूज हम डेंटल प्रोडक्ट में ज्यादातर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पे दिया गया है वोलाटाइल ऑयल्स हैज। ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं, जहां पे हम इकोनॉमिक बॉटनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट हमें प्लांट प्रोडक्ट पढ़ना है, वो हमारे पास ऑयल था। हमने देखा था कि ऑयल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो एनिमल्स ऑयल हो सकता है, वो प्लांट ऑयल हो सकता है। उसमें हमने देखा था कि ऑयल में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, जैसे कि
वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल और जो आपके पास फैटी ऑयल्स है, अलग अलग तरीके के ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनको जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म से बहुत ही कम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के बाद भी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं। तो ऐसे ऑयल जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, या उनके पास एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, या वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, या फिर वो जहां से इवेपोरेट होते हैं वहां पे एक स्टेन या एक दाग छोड़ देते हैं। ये चार ऑप्शन है जो कि आपको, अगर आपने वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में पढ़ा है, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बताइए, क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी पे नोट करिए और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए, जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का वो नेचर होता है कि जब उसमें से हम कोई लाइट पास करते हैं तो वो उस लाइट को कितना बेंड करती है। तो वोलाटाइल जो ऑयल होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली हायर होता है, यहाँ पे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ इनका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, तो ये इनका करेक्ट आंसर जाता है, क्योंकि आपके पास वोलाटाइल जो ऑयल होते हैं दे रिप्रेजेंट, दे शो अ स्पेसिफिक रोटेशन। ऑयल्स जो है वो जनरली, या ऑयल्स जो है वो जनरली इनऑर्गेनिक जो सोल्यूशन होता है, जैसे जो ऑर्गेनिक सोल्यूशन, सॉरी जो ऑर्गेनिक सोल्यूशन होता है उसमें डिसॉल्व होते हैं, तो वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जो वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं वो जहां पे गिरते हैं, अगर वो वहां से इवेपोरेट करते हैं तो वो अपने पीछे कोई भी दाग नहीं छोड़ते। वो फैटी ऑयल्स का फीचर है, इवेपोरेटेड वोलाटाइल ऑयल का ये फीचर नहीं है। इवेपोरेशन के बाद वो वहां पे कोई भी स्टेन नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13? परवीन एंडेज are believed to be center of origin of, जैसे कि ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, यहाँ से ही आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि जो परवियन एंडेज है उस वहां पे किस प्लांट का हम ओरिजिन देखते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ पे टोमेटो है, पोटैटो है, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है टोमेटो, पोटैटोज एंड एज वेल एज चिलीज। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो आप 1 सेकेंड्स में दे सकते हैं, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो मेमोरी बेस्ड है। तो पोटैटो का जो ओरिजिनेशन माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि जो कैबेज है, जो बंद गोभी है, उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है? फर्स्ट में आपके पास है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, सेकंड में है आपके पास परवियन एंडेज, थर्ड में आपके पास मेडिटेरियन, और फोर्थ में आपके पास साउथ वेस्ट एशिया। बताइए बताइए। चलिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कैबेज का जो ओरिजिनेशन है वो आपके पास मेडिटेरियन रीजन्स में माना जाता है। जो कैबेज का ओरिजिनेशन है ये आपके पास मेडिटेरियन रीजन में होता है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पे दिया है कि मेज का जो इवोल्यूशन है, मेज जो इवॉल्व हुआ है वो कौन सी एरिया में इवॉल्व हुआ है। फर्स्ट है आपके पास ब्राजील, सेकंड है आपके पास मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, थर्ड है आपके पास यूएसए, फोर्थ है आपके पास एशिया माइनर और अफगानिस्तान। ये भी आपका पूरा लर्निंग बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, मेज हमेशा जो है मैक्सिको के साथ, मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तो मैं हमेशा मेज को मैक्सिको से लर्न करती थी, क्योंकि दोनों वर्ड जो स्टार्ट विद द एम। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका जो है, यहाँ पे आपके पास मेज का इवोल्यूशन भी देखा जाता है, ओरिजिनेशन भी देखा जाता है, और इसका जो है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि जो आलमंड है और जो एप्पल है, सेंटर ऑफ ओरिजिन बताना है किसका? बादाम का और सेब का। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, एशिया माइनर और अफगानिस्तान। बताइए कौन से सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर आपके पास आलमंड और एप्पल का सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसीडर किया जाता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ वेस्ट एशिया। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट जाता है साउथ वेस्ट एशिया के अंदर आपको इसका ओरिजिनेशन मानता है। इन सब क्वेश्चंस में आपको एज इट इज कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इन सारे क्वेश्चंस में आपको अगर पता है, आपने याद किया है, वो जो आपको एक चार्ट दिया प्रोवाइड किया जाता है कि कौन से ओरिजिन सेंटर में मुख्यतः कौन कौन से पौधे ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको वो चार्ट पर याद करना है और आपको एग्जाम टाइम में कितना याद रह जाता है उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। राइस का जो ओरिजिनेशन है तो आपको पता ही होगा कि चाइना में हम देखते हैं कि राइस का जो ओरिजिनेशन एरिया हम मानते हैं वो चाइना को मानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट विद द फेमस कल्टीवेटेड प्लांट व्हिच डेवलप इन चाइना इज। इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कल्टीवेटेड प्लांट है जिसका डेवलपमेंट, जिसका ओरिजिनेशन हम चाइना में कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास टी है, सेकंड में आपके पास कॉफी है, थर्ड में आपके पास कॉटन है और फोर्थ में आपके पास ऑरेंज है। टी के साथ एक बहुत फेमस कहानी जुड़ी है जिससे आप याद रख सकते हो कि चाइना में कोई राजा थे जो कि किसी फॉरेस्ट एरिया में या किसी ट्रैवल पे निकले हुए थे और वो कहीं पे रेस्ट कर रहे थे और वो राजा की आदत थी कि वो सुबह में गर्म पानी पीते थे। तो उनके सिपाही वगैरह ने जहाँ पे वो थे वहीं पर सेटअप सेट किया और पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। बट एनी हाउ उन्होंने किसी पेड़ के नीचे जंगल मतलब अपना लकड़ी वगैरह जला के पानी गर्म कर रहे थे वो पतीला जो है वो खुला रह गया। किसी तरीके से पेड़ से कुछ पत्तियां टूट के उस चाय में गिर गई, मतलब उस पानी में गिर गई और जब उस पानी को राजा जी को दिया गया तो वो उनको बहुत रिफ्रेशिंग सा फील हुआ। तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आज पानी कैसे उबाला गया, क्यों इसमें स्वाद में परिवर्तन है। तो पता चला कि जब पानी को जहाँ पे रखा गया था उस पतीले में देखा गया तो उसमें कुछ पत्तियां गिरी हुई थी। तो पता चला कि पत्तियां इसी पेड़ की है जिसके नीचे ये जलाया जा रहा बनाया। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ टी का फॉर्मेशन हुआ। जो पर्टिकुलरली टी आज हम यूज करते हैं कैमेलिया साइनेंसिस जो है उसकी ओरिजिन की बात हम कर रहे हैं। हमारे इंडिया के भी कुछ रीजन्स में हम देखते हैं कि उसी समय में लोग कुछ लीफ को बॉईल करके पीते थे रिफ्रेशिंग जूस के फॉर्मेट में, एक तरीके से अपने डिटॉक्सिफिकेशन के फॉर्म में। तो वो भी एक तरीके से हो सकता है ग्रीन टी वगैरह का फॉर्मेट था। बट जो एक तरीके का कल्टिवेटेड प्लांट था उसका एवोल्यूशन हम जो टी है उसका चाइना में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हेविया रबर्स। हेविया जो है वो हम रबर की फैमिली जिसे कहते हैं, जहां से हमें ऐसे प्लांट जिनके लैटेक्स से हमको रबर मिलता है, तो उसके प्रोडक्शन का सेंटर कौन सा है। इसमें आपके पास मलेशिया है, ब्राजील है, पर्वियन एंडेज है, साउथ ईस्ट एशिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट वाला जो एशिया वाला पार्ट पोर्शन है यहाँ पे आपके पास जो है वो रबर के प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता है या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज। जो व्हीट का प्लांट है उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। तो व्हीट के प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो व्हीट आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट जो एशिया का पार्ट है वहां पे व्हीट का कल्टीवेशन किया जाता है। टिट्रिकम एस्टिवम कहते हैं इसके प्लांट को। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हमें थोड़ा सा याद करके ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, विच इज नॉट ए न्यू वर्ल्ड क्रॉप। बाद में एपीडी कैंडोल ने भी न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में जो हमारे पास क्रॉप्स उनको क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉपी है, जो आपके पास खसखस होता है, वो एक ऐसा प्लांट है जो कि ओल्ड वर्ल्ड का क्रॉप है ना कि न्यू वर्ल्ड का। फिर नेक्स्ट में क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम को हम किस नाम से जानते हैं। टिट्रिकम एस्टिवम वर्ड हम यूज करते हैं ग्रेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो आपके पास आप जिस गेहूं का यूज करते हो, जो आप व्हीट यूज करते हो, ये व्हीट जो है वो एक हेक्साप्लॉइड है। ये जो व्हीट का प्लांट आप ग्रो करते हो वो एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड है। नेचुरली व्हीट का प्लांट ऐसा नहीं था, मतलब कि जहां पे हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वहां पे जो हमारे पास व्हीट है वो एक हेक्साप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। मतलब उसके हर कैरेक्टर्स के लिए 6 टाइप ऑफ एलील्स, वहां पे 6 एलील का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। तो इनका जो बॉडी है वो कैसा होता है, ये होता है हेक्साप्लॉइड। और इनको हम किस नाम से जानते हैं, जो व्हीट हेक्साप्लॉइड होता है जिसे टिट्रिकम एस्टिवम कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेड व्हीट। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड व्हीट। तो ये हमारे पास टिट्रिकम एस्टिवम इज अ टाइप ऑफ ब्रेड व्हीट। ठीक है, अलग अलग टाइप के व्हीट होते हैं हमारे पास। तो जो टिट्रिकम एस्टिवम है जो कि हेक्साप्लॉइड है वो हमारे पास एक प्रकार का ब्रेड व्हीट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नेचुरल हार्डवुड टिम्बर यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस एंड ऑफ हाई ड्यूरेबिलिटी वुड हैव एवरेज लाइफ ऑफ मिनिमम मंथ्स। इसमें ये कहा है कि जब हम टिम्बर्स की बात करते हैं, टिम्बर्स स्पेशली जब हम अपने ट्रीज में जो टिम्बर्स होते हैं, ट्री से हमें जो टिम्बर्स ऑब्टेन होते हैं उनकी बात करते हैं, तो हमें पता है कि ट्री का जो वुड होता है उस वुड में जब वो प्लांट थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसमें टू टाइप ऑफ वुड का फॉर्मेशन होता है। जो सेंटर वुड होता है वो डार्क कलर का होता है, जो सेंटर वुड होता है वो डार्क कलर का होता है, और जो सराउंडिंग का वुड होता है वो हमारे पास कंपैरेटिवली लाइटर कलर का होता है। सेंटर वुड जो डार्क कलर का होता है, इसमें जो है कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्टॉप हो गया होता है। यहाँ पे जो कंडक्शन है ये नहीं होता, कोई भी कंडक्शन इस एरिया से नहीं होता। इसमें कुछ मिनरल्स या कुछ अलग अलग चीजें जो है प्लांट स्टोर करता है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका स्ट्रेंथ, किसी भी इंसेक्ट के प्रति इसकी जो इंसेक्ट का इसको जो डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी थी वो सारी रिड्यूस हो जाती है। वहीं पे सैप वुड जो है वहां से कंडक्शन होता है तो वो थोड़ा सा कम ड्यूरेबल होती है, थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नेचुरल हार्डवुड होते हैं, जो आपके पास सेंटर वाले वुड होते हैं, जो डार्क कलर के वुड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवुड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हार्डवुड है, इसी को हम हार्डवुड या हार्डवुड के नाम से जानते हैं। ये टिम्बर का हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, लेकिन आपको पूछा गया है कि मिनिमम कितने मंथ की यहाँ पे एवरेज ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि 120 महीने 120 मंथ जो है इसकी मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नॉट इन टिम्बर आर्ट्स। जो नॉट्स हो जाते हैं, जैसे आप टिम्बर कभी प्लांट कट करते हो, वुड कट करते हो, तो वहां पे आपको एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई टिम्बर इस तरीके से है, कोई लकड़ी इस तरीके से है और उसके किसी किनारे पे आपको कुछ ऐसी संरचना देखने को मिल रही है, इस तरीके से कुछ नॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो पूछा गया है कि किसी भी टिम्बर में जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ ब्रांच कट ऑफ। ये इस चीज का प्रमाण होता है कि वहां से किसी ब्रांच को कट किया गया है। स्पेकल्ड स्ट्रेन्स, ये किसी तरीके का स्ट्रेन्स है। स्प्लिट्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से रेडिएशन हुआ है, मतलब स्प्लिट हुआ है ब्रांचेस के अंदर। डिफेक्टेड कॉज बाय क्रशिंग फाइबर्स, ये फाइबर के क्रश होने की वजह से एक डिफेक्ट बन गया है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसकी साइड वगैरह की ब्रांचेस निकलते हैं, उस ब्रांचेस को समय समय पे हम काटते रहते हैं। यहाँ पे आप इस प्लांट्स में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक स्टेम है, इस स्टेम की ब्रांच को हमने यहाँ से कट कर दिया। तो जब हम इसकी ब्रांच को यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो उसका वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर जब प्लांट और ग्रो करता है और ग्रो करता है तो वहां की वुड में एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ से या किसी भी वजह से यहाँ पे ब्रांचेस जो निकली थी उसे कट ऑफ किया गया है, जिसकी वजह से इस तरीके का नॉट हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ एक्सोजिनस ट्रीज। जो एक्सोजिनस प्लांट्स की एज होती है, एक्सोजिनस जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कैसे, उनकी एज को हम जज करते हैं, उनकी एज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द मेड्यूलरी रेज, second is the annual rings, third is the cambium layers and the fourth one is the inner bark। आप इनमें से कौन सी चीज को देख के बता सकते हो, मतलब एक एजम्पशन बता सकते हो कि आपके प्लांट की एवरेज एज क्या है। तो आपको पता है कि हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज नोन एज अ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं इसे हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पे किसी प्लांट, कोई हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट करता है, उसकी वुड के अंदर प्रेजेंट एनुअल रिंग्स को काउंट करके, द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन अ वुड, जब हम किसी वुड का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उस ट्रांसफर सेक्शन में द नंबर ऑफ एनुअल रिंग विल बी प्रेजेंट। हम एज्यूम करते हैं कि ये प्लांट लगभग इतने साल का है, उसकी लाइफ साइकिल, उसका लाइफ स्पैन जो है वो इतने साल का रहा होगा। तो बाय काउंटिंग द
annual rings we can determine the number of years the plants would stand out. मतलब कितने सालों तक वो प्लांट खड़ा रहा, उसकी एज क्या है, ये आप एनुअल रिंग्स को काउंट करके बता सकते हो। और इस एनुअल रिंग को काउंट करने का या उसकी एज, प्लांट की एज को फाइंड आउट करने का जो स्टडी है इसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लाईवुड हैज। जो प्लाईवुड आज के टाइम पे हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं अपने गेट के लिए, अपनी खिड़कियों के लिए, अलग अलग जगहों पे हम प्लाईवुड को फर्नीचर के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्लाईवुड होता है इसके क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मल वुड से ज्यादा प्लाईवुड को जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और साथ ही साथ पैलन, ये जिनका स्ट्रेंथ होता है वो बढ़िया होता है। ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंट, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। टेंडेंसी टू स्प्लिट इन प्लेस ऑफ पैनल, इनकी जो टेंडेंसी है किसी भी पैनल पे प्लेस होने की वो बहुत अच्छी होती है, या फिर ये बहुत ही आसानी से बेंड हो सकते हैं। मतलब इनमें से कौन से फीचर्स की वजह से प्लाईवुड को प्रेफरेंस दिया जाता है, वी यूज प्लाईवुड वेरी जो है कि अबंडेंटली हम उसका यूज करते हैं ड्यू टू विच फीचर्स ऑफ द प्लाईवुड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाईवुड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम अपने टिम्बर को जंगल से काट के अपनी फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। उस फैक्ट्री में सबसे पहले उस प्लांट को क्या कहते हैं, कुछ घंटों तक गर्म पानी के फुहारों वाले रूम में रखा जाता है, जिसकी वजह से उसका जो छाल है, उसका जो बार्क है वो थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। फिर मशीन्स में डाला जाता है, उसका जो बार्क है उसके प्लांट से रिमूव किया जाता है। उसके बाद उस प्लांट का जो हमारे पास सिस्टम, जो हमारे पास वुड बचा है, बिल्कुल चिकना सा जो वुड बचा है, उसको हम लेयर्स में कट करते हैं और उसके बाद उसको मशीन के नीचे से कंप्रेस करा जाता है, उसको पूरी तरीके से ड्राई किया जाता है और हर लेयर, हर पतली पतली सीट के ऊपर वो ग्लू लगाते हैं। ग्लू लगाने के बाद उसको एक लेयर से मतलब जितना मोटा आपको प्लाईवुड चाहिए उतनी नंबर ऑफ सीट को हम लगाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं और फिर अपने डिजायरेबल लेंथ में हम उसको कट करते हैं। तो प्लाईवुड जो है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो है स्लाइड्स होते हैं। मल्टीपल स्लाइड्स को एक दूसरे पे कंप्रेस करके प्लाईवुड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल जब लेयर्स का हम फॉर्मेशन करके वहां पे यूज करते हैं इसको, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में एक डिफरेंस होता है और जिसकी वजह से प्रेशर वगैरह को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ऐसे में इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल वुड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट में क्या है, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट बाय। अगर आप किसी टिम्बर को, किसी लकड़ी को, किसी वुड को ज्यादा फायर रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, क्यों, कौन से फीचर से वो ज्यादा फायर रेजिस्टेंट होते हैं। फर्स्ट दिया है डिपिंग एंड स्टेपिंग प्रोसेस। सेकेंड दिया है सर एबेल्स प्रोसेस, सीजनिंग करके या हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट करके। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, आपने टिम्बर के टॉपिक में पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम इसका यूज सर एबेल्स प्रोसेस का करके इसको हम फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस पेपर में टिम्बर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों आए हैं। मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन, जो सिलेबस है वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही था, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस टिम्बर से ही रिलेटेड क्यों दिए गए, क्योंकि चैप्टर्स यूनिट में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ टिम्बर्स के ऊपर दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है और बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं टिम्बर यूनिवर्सिटी, टिम्बर टॉपिक पे। तो आई थिंक आपके सिलेबस में टिम्बर शायद थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है या फिर एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक था। नेक्स्ट में दिया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन अ डायरेक्शन। जो किसी भी टिम्बर का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में होता है, मतलब आप उसको किस डायरेक्शन में कट करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। पैरेलल टू ग्रेन, 45 टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम होता है, या पैरेलल टू ग्रेन, मतलब लोअर साइड से अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहां ज्यादा होता है 45% टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन। तो कौन से रीजन में इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। थोड़ा ये डिटेल में हो जा रहा है बट अब एग्जाम में आया है तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने उधर फिगर भी लगाया है कि आपको कैसा परपेंडिकुलर टू गेन, मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इस आपके पास जो प्लांट में वेसल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो अगर आपको कोई वुड ऑब्टेन करना है तो आपको परपेंडिकुलर टू गेन, अगर आप डायरेक्शन में उसको बनाते हैं, आप उसको लकड़ी को निकालते हैं, तो ये आपके पास बेस्ट स्ट्रेंथ का वुड आपको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का क्या मतलब होता है या सीजनिंग ऑफ टिम्बर से क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहले ये इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ को, सीजनिंग करने के बाद स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, वेट इंप्रूव होता है, डिस्टॉर्शन देता है वुड को, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, सीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी लकड़ी को लाते हो, उससे फर्नीचर या प्रोडक्ट बनाने के पहले उसको अच्छी तरीके से सुखाना होता है। तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि हमारे गांव वगैरह में क्या होता है, कहीं पे लकड़ी कट के कोई फर्नीचर बनाना तो पहले उसको धूप पे छोड़ देते हैं, जब अच्छे से सूख जाती है उसके बाद ही हम उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीजनिंग एक प्रोसीजर होता है जहां पे हम उसको क्या करते हैं, गर्म जगहों पे रखते हैं जिसकी वजह से वो इजिली जो है ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे सीजनिंग करने की वजह से हमारे पास जो टिम्बर होता है उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंक्रीज वेट। अगर कहीं से पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, कोई चीज सूख जा रही है, तो उसका वेट रिड्यूस होगा ना कि इंप्रूव होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन टू वन साइड ऑफ अ लॉग और नैरोवर टुवर्ड द पिथ आर नोन एज। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियल स्प्लिट्स होते हैं, जैसे लकड़ियों पे या जो हमारे पास टिम्बर्स होते हैं उस पे जो स्प्लिट्स पड़ते हैं, उसमें एक ऐसे टाइप का स्प्लिट्स जो कि वाइडर होता है आउटसाइड, मतलब बाहर के साइड में चौड़ा होता है, और जैसे जैसे पिथ के रीजन में आता है ये स्प्लिट्स जो है वो पतले होने लगते हैं। ऐसा जो स्प्लिट है उसे हम किस टाइप के स्प्लिट्स के अंदर कंसीडर करते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार शेक स्प्लिट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ स्टार शेक स्प्लिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टार शेक स्प्लिट्स, रिंग शेक स्प्लिट्स, और यहाँ पे आपके पास हार्ट शेक स्प्लिट्स के बारे में दिया गया है। और जो कंडीशन आपसे पूछी गई है कि आउटर रीजन में आपके पास चौड़ा होना चाहिए और इनर रीजन में आपके पास पतला होता जाना चाहिए, तो ऐसा जो स्प्लिट्स होता है ये हमारे पास स्टार शेप स्प्लिट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसे हम स्टार शेप स्प्लिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ अ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली रीजन। आपके पास जो हिली एरिया है उस एरिया से अगर आपको कोई टिम्बर कलेक्ट करना है, कोई प्लांट को कट करके लाना है, तो उसके लिए बेस्ट सीजन क्या होना चाहिए, मॉनसून, समर, स्प्रिंग और विंटर। देखिए When we talk about the hilly region, तो हिली रीजन में क्या होता है कि वहां पे बारिश थोड़ा ज्यादा होती है, और अगर आप मॉनसून में जाते हो या ऐसे समय पे जाते हो जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे में आपको टिम्बर को हैंडल करना या उसको नीचे तक लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सड़कों पे स्लिप हो सकता है, वुड जो है वो स्लिपरी हो सकता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए जो बेस्ट टाइमिंग होता है टू फॉल ऑफ द टिम्बर वो होता है हमारे पास समर का। तो मिड समर जब होता है उस समय आप हिली एरिया से टिम्बर को कलेक्ट कर सकते हो। इन अ ट्री कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन। अगर हम किसी ट्री की बात करते हैं तो इनमें जो कैम्बियम रिंग्स होते हैं, कैम्बियम रिंग आपको पता है वो रिंग जिसकी वजह से प्लांट लैटरल ग्रोथ करते हैं। कैम्बियम्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम, और जो रिंग के फॉर्मेट में मिलता है वो हमारे पास वैस्कुलर कैम्बियम होता है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या करता है कि जो हमारे पास वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो इनर साइड में, वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो अपने इनर साइड में, वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो अपने इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करते हैं और अपने से आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंडरी जाइलम के इनर में सिर्फ पिथ होता है और प्राइमरी जाइलम होते हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर जैसे सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, आपके पास जो है कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, सब कुछ इसके बाहर होता है ना। और यही सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये प्लांट के अंदर बार्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो कैम्बियम्स प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है कि आपके पास जो सैप वुड होता है, आपके पास जो सैप वुड होता है और जो बार्क होता है उनके बीच में आपके पास जो है कैम्बियम प्रेजेंट, मतलब ये वाला रीजन जो है
ये आपके पास बार्क का फॉर्मेशन करेगा, इनर बार्क, मतलब बार्क है तो जो आउटर बार्क है वो आउटर बार्क, जो इनर साइड में वो इनर बार्क। इनर बार्क और साथ ही साथ जो सेकेंडरी वुड का, ये जहां पे नए नए जाइलम बनते हैं वो हमारे पास कैसा वुड होता है, ये फॉर्मेशन करते हैं सैप वुड का। जो अभी नए नए फॉर्म जाइलम है, सराउंडिंग के जो जाइलम है वो सैप वुड का फॉर्मेशन करते हैं। जो सेंटर वाला वुड होता है वो हमारे पास हार्ट वुड का फॉर्मेशन करता है। वो किसका फॉर्मेशन करता है? हार्ट वुड का। तो आपको ये समझना है कि जो इनर बार्क है और हमारे पास जो सैप वुड है, इस सारे ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आउटर बार्क और इनर बार्क मतलब यहाँ पे कहीं बीच में तो आपके पास कैम्बियम होगा नहीं। कैम्बियम जब भी होगा तो वो कहाँ पे होगा? उसके एक साइड में सेकेंडरी जाइलम होगा, दूसरे साइड में सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन करा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। सैप वुड एंड हार्डवुड, सैप वुड हार्डवुड का मतलब है कि कहीं यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे भी नहीं होता। पिथ एंड हार्डवुड की मतलब कहीं यहाँ पे बात हो रही है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है कि इनर जो बार्क होता है और जो आपके पास सैप वुड होता है, इनके बीच में हमारे पास कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ दीज इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकोनट हस्क। जो कोकोनट हस्क होता है, कोकोनट हस्क ये होता है कि जैसे आप जब कोकोनट लाते हो पूजा करने के लिए तो उसको ऊपर से रेसी जैसे संरचना निकालते हो, उसे हम कोकोनट हस्क कहते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ जो फाइबर है वो आपको कोकोनट हस्क से मिलता है। तो कोकोनट से, कोकोनट का मीजोकार्प जो होता है वहां से जो हमें फाइबर मिलता है दैट इज नोन एज द कोयर। कोयर जो होता है वो हमें कोकोनट के मीजोकार्प से मिलता है, जिसका यूज जो है वाटर रेजिस्टेंट रोप के फॉर्मेट में किया जाता है, क्योंकि कोकोनट का जो कोयर होता है या कोकोनट का जो हस्क होता है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि ये ऐसे हैबिटेट में रहता है जहां पे कोकोनट को पानी के कांटेक्ट में रहता है तो वो आसानी से पानी के ऊपर फ्लोट कर सके और नए नए जगहों पे जाके जर्मिनेट हो सके, इसलिए इसे वाटर रेजिस्टेंट का, इसका जो नेचर है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जो स्टार्ट होता है टॉपिक, वो स्टार्ट होता है हाइड्रोपोनिक्स। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पास हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दैट डज नॉट रिक्वायर अ ग्रोइंग मीडियम इज एट ऑल इज। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोपोनिक्स का कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे आपको किसी भी ग्रोइंग मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी तरीके का ग्रोइंग मीडियम आपको नहीं चाहिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्वाकल्चर, स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर, मीडियम कल्चर और एरोपोनिक्स। एक्वाकल्चर जहां पे पानी के अंदर कल्चरिंग होती है, जहां पे पानी के अंदर हम सीप का, मछलियों का कल्चरिंग करते हैं, एक्वाकल्चर के अंदर आता है। स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर, यहाँ पे नाम में दिया है कि आपको सॉल्यूशन के अंदर कल्चर करना है जो कि रुका हुआ रहेगा। मीडियम कल्चर, यहाँ पे तो आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ही। एरोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है जहां पे हमारा जो प्लांट होता है वो किसी मीडियम में नहीं रहता, वो हवा में रहता है और हवा में लगातार जो है वाटर का या वेपर्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट वगैरह उनको सप्लाई किया जाता है। तो एरोपोनिक्स एक ऐसा प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स है जहां पे हमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी ग्रोइंग मीडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो प्लांट जिनके लार्जर रूट्स होते हैं, द प्लांट विथ लार्जर रूट्स कैन बी कल्टिवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स की जो प्रोसेस है उसमें हम किस टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो कर रहे हैं इसके आधार पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स को यूज करते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोपोनिक का वो सिमिलर रहता है कि हम यहाँ पे सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कंडीशन में कल्टीवेट करते हैं, तो वो सारी चीजें सिमिलर होती हैं। बट आप कौन सा प्लांट कल्टीवेट करा रहे हो इसके आधार पे हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक है हमारे पास एब एंड फ्लो, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेन एंड फ्लड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम एक बार न्यूट्रिएंट फ्लो करते हैं, फिर उसे निकाल लेते हैं, फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद हम न्यूट्रिएंट को डालते हैं, तो ये हो गया। ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे रूट के पास हम एक एक ड्रॉप करके जो है वो न्यूट्रिएंट को वहां पे गिराते हैं, जिसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। न्यूट्रिएंट फिल मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट का एक लेयर हमेशा जो है प्लांट के रूट के पास अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें जो बेस्ट आंसर है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में जनरली हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिनकी रूट्स कंपैरेटिवली हायर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, उन्हें हम ड्रिप सिस्टम के अंदर रखते हैं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ अ प्लांट विदाउट द यूज ऑफ, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसके प्रेजेंस के बिना हम
एक्वापोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट वन इज वाटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो जो वर्ड है वही खुद वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर का यूज करके कल्टीवेशन किया रहा है, तो वाटर तो हो नहीं सकता, एयर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बेस्ट आंसर है वो है कि सॉइल के एब्सेंस में हम कल्टीवेशन कराते हैं, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और जो काम सॉइल करता था मतलब प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, प्लांट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, वो हम वाटर के थ्रू और अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। सनलाइट ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी आपको सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट किसी न किसी फॉर्म में आपको लाइट प्रोवाइड करनी है, जो मेन है वो है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्ट एंड वाटर इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट आर एब्सॉर्ब्ड बाय। किसी हाइड्रोपोनिक जो आपके पास प्लांट है, आपने जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया है उसके अंदर जो आपका प्लांट है वो जो सॉल्ट है या जो वाटर है उसको कहाँ से एब्सॉर्ब करता है। तो प्लांट्स के पास एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन मैकेनिज्म है, जो मेन सिस्टम है वो उसका रूट है। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं, प्लांट जिस मीडियम में ग्रो कर रहा था हमने सिर्फ उस मीडियम को चेंज किया है। तो जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स के अंदर रूट के द्वारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स में भी जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, चाहे वाटर हो चाहे मिनरल्स हो कुछ भी हो, वो रूट के द्वारा ही परफॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे आपको दिया गया है द साइंटिस्ट हु यूज्ड न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी वो सैक ने किया था, वैलेस ने भी इसके न्यूट्रिएंट मीडियम पे काम किया था, लेकिन जो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे कल्चर मीडिया को किसने मतलब कि यहाँ पे इंटर किया था, तो उनका नाम है नो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स डज नॉट कॉज व्हिच ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट डिजीज या प्लांट कंडीशन है जो कि मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है। इसमें से कौन सा ऐसा कॉज है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर्स है प्लांट्स के अंदर जो कि मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। द फर्स्ट वन इज द क्लोरोसिस, सेकंड वन इटियोलेशन, थर्ड वन इज द नेक्रोसिस एंड द फोर्थ वन इज द शॉर्टनिंग इंटरनोड्स। तो इसमें से आपको बताना है क्लोरोसिस क्या होता है। इट इज द कंडीशन इन अ प्लांट वेयर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल विल रिटार्डेड, मतलब जहां पे प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस थी वो रुक चुकी है, या जो ऑलरेडी प्रेजेंट क्लोरोफिल है वो अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। किसी तरीके से क्लोरोफिल उतना नहीं बन पा रहा जितना नॉर्मली बनना चाहिए, तो उसकी वजह से प्लांट्स में ग्रीन एंड येलो कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोसिस जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। द सेकेंड वन इज इटियोलेशन। इटियोलेशन जो है वो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब प्लांट सीड जर्मिनेशन करते हैं तो उनको उस समय पे अगर सनलाइट नहीं मिलती तो प्लांट की जो सीडलिंग होती है वो बहुत ही पतली और बहुत ही लंबी होती है, मतलब कि सनलाइट को खोजने की चाहत में वो अपनी हाइट को बहुत ही तेजी से बढ़ाती है और वो सीडलिंग्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है और उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, वो व्हाइट कलर की होती है और इस कंडीशन को हम इटियोलेशन कहते हैं। तो इटियोलेशन जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती, वो सनलाइट डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर आप अंधेरे में कोई सीड जर्मिनेट कराते हो तो वहां पे आपको इटियोलेशन देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस वो कंडीशन होती है जहां पे मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से सेल की डेथ होने लगती है, सेल किल होने लगती है, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। शॉर्टनिंग इंटरनोड आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे प्लांट्स में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो अगर किसी वजह से इस इंटरनोड की साइज जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। Root of a plant in hydroponics are submerged in the solution of dissolved। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं हाइड्रोपोनिक्स में वो किसके सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजर, ऑक्सीजन, मिनरल सॉल्ट्स एंड केमिकल्स। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, एक आपका मिनरल सॉल्ट और दूसरा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो सारी चीजें होती हैं जो कि प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं, और मिनरल सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपके पास मिनरल सॉल्ट हो जाता है, मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WHO नहीं कहा जा रहा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का ट्रेड, वर्ल्ड में जो व्यापार होगा, दुनिया में जो व्यापार होगा, उसको जो ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है उसे हम WTO कहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहलाता है। फिर पूछा गया है कि कौन से साल में WTO का ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहला ऑप्शन आपके पास है 27 जुलाई 2007, दूसरा है 1 जनवरी 1995, तीसरा है 15 सितंबर 1993 और चौथा आंसर है 1 जनवरी 1947। तो आपको याद रखना है कि जिस साल में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसी साल के न्यू ईयर के दिन हमारे पास WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मतलब 1 जनवरी 1995 में हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज IPR? फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। IPR यूनिट नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। IPR को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उनके लिए आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं, आपको उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे कोई और आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है या कोई और कर रहा है तो आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो, ये सारे रूल जो है वो IPR आपको प्रोवाइड करता है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। आपने कोई डिस्कवरी की, कोई सॉन्ग रिलीज किया, कोई मूवी रिलीज की, तो उसका जो कॉपीराइट है, जो ट्रेडमार्क है, जो जियोलॉजिकल इंडिकेशन है, ये सारी चीजें आपको IPR प्रोवाइड करता है ताकि जिसने उस चीज के ऊपर काम किया, मेहनत की है, उसको उसका फल मिल सके, उसको उसका जो कंट्रीब्यूशन, जो मेहनत है उसको मिल सके। तो इसलिए हम IPR यहाँ पे प्रोवाइड करता है। Which is not a type of intellectual property। इसमें दिया गया है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है IPR जो है उसमें इसमें से कौन से टाइप ऑफ जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी वहां पे नहीं आती। तो क्या कॉपीराइट नहीं आता? अगर आपका कोई सॉन्ग है, कोई बुक वगैरह है तो कॉपीराइट आपको मिलता है। आपका कोई आपने अनुसंधान किया है, कोई रिसर्च किया है तो आप उस पर पेटेंट भी निकाल सकते हैं। ट्रेडमार्क, आपकी कोई डिजाइन वगैरह है तो आप उस पर ट्रेडमार्क, आपका कोई रेसिपी वगैरह है तो आप उसे ट्रेड सीक्रेट में रख सकते हो। तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि Where was the modern concept of IP? मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो आपके पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे डेवलप हुआ था? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और बेल्जियम। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड में बना था। मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको इंग्लैंड में या फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया, जो है अपना पेटेंट करा लिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल थी वो उन्होंने उसका डॉक्यूमेंटेशन करा लिया। लाइक कि उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें जो है हम आपको बता रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे 4 लोग बैठ के एक नियम बना लो कि भाई जो भी चीजें हैं, जो भी डिस्कवरी होगी वो आपको मेरे यहाँ के रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत दूसरे लोगों के भी जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज था, जो रिसोर्सेज थे, उसको जाके ट्रेडमार्क करा लिया, क्योंकि ये बहुत बाद में इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी वो 1995 में आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का पेटेंट वगैरह दूसरे लोग करा लिए हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ IP? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर राइट्स है उसका मेन पर्पज क्या है? अगर सोचिए कि आपने कोई रिसर्च किया और उस रिसर्च की वजह से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, ठीक है। आपने इस चीज को बनाने में अपना 10 साल दे दिया और जैसे ही वो चीज आपने बना के मार्केट में उतारा, वैसे ही कुछ और कंपनियों ने आपका इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आपका जो भी प्रोडक्ट था वो खरीदा और उसको फिर आराम से चेक कर लिया कि कैसे काम करता है, किस चीजों से मिलके बना है, उनको वो चीजें पता चल गई। तब तो वो आसानी से आपके 10 साल के मेहनत को तुरंत कॉपी करके, अब उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी तो आप छोटे लेवल पे, स्केल पे स्टार्ट करोगे और वो बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट कर देंगे और वो आपकी 10 मिनट की मेहनत को आराम से उसका बेनिफिट वो उठा लेंगे। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए IPR बनाया गया, ताकि हम जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो नई चीजों को इनोवेट कर रहे हैं, नई डिजाइन बनाने में मेहनत कर रहे हैं, उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए, इसलिए हम इंटेलेक्चुअल राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी करता है तो आप क्लेम कर सकते हो, या फिर अगर किसी को आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना है, उसको यूज करना है तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही चीज दिया गया है कि नए क्रिएशंस को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे IPR का यूज
करते हैं। what type of right is IPR? IPR में जो इंडिविजिबल राइट्स होते हैं वो हम वहां पे उसको सेव करते हैं। तो ये आपके पास IPR के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट में है द वर्ड एथनो इज एथनोबॉटनी रिफर्स टू, जो एथनोबॉटनी में वर्ड एथनो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट में क्या है कि रीजनल लोकेलिटी ऑफ द पीपल, या फिर कल्चर ऑफ द पीपल, या फिर सिविलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एथनो वर्ड यूज करते हैं तो हम कल्चरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, और एथनोबॉटनी में हम जो कल्चरल बॉटनिकल इंफॉर्मेशन है, प्लांट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ ग्रीक, जो कॉन्सेप्ट है और जो आइडिया है कहाँ का, ग्रीक का, दैट वॉलनट कुड बी यूज्ड टू हील एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज। मतलब कि जो ग्रीक एक आइडिया है, ग्रीक एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें जैसी दिखती हैं वो वैसे शरीर के अंगों का इलाज कर सकती हैं। ये ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट, आपने भी कुछ रील्स वगैरह देखी होंगी कि गाजर को काटने पे वो हमारे ह्यूमन आई रेटिना के जैसा देखने को मिलता है, इसलिए गाजर आंखों के लिए अच्छा होता है। वॉलनट जो अखरोट होता है उसकी बनावट कुछ कुछ ह्यूमन ब्रेन की जैसी होती है, इसलिए वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे में जिस प्रकार का वो चीज दिख रहा है वो उस टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर को हील करने के लिए काम आएगा। ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है। इस ग्रीक कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्रिन ऑफ होम्योपैथी, डॉक्ट्रिन ऑफ एलोपैथी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीजें जैसी दिखती हैं उसका वैसा ट्रीटमेंट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसे दिखने वाले बॉडी पार्ट को ट्रीट कर सकता है, हील कर सकता है। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है ग्रीक का। नेक्स्ट में क्या है, द सीरियल्स बिलोंग टू द फैमिली। तो आपको पता है जो सीरियल्स है, जैसे आपके पास गेहूं और चावल, आपके पास मक्का, ये सब पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं और इन्हें हम सीरियल्स के अंदर रखते हैं। तो जो पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं वही आपके पास सीरियल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैरियोप्सिस द कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट ऑफ। कैरियोप्सिस एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें जो सीड्स एंड फ्रूट वॉल है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, और कैरियोप्सिस हमको सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। जो आपके पास गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये आपके पास कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं। The pulses through symbiotic associated with the Rhizobium species fixed nitrogen the Rhizobium species belong to। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में जो राइजोबियम नाम का ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये राइजोबियम कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या वो एक प्रकार का फंजाई है, फंगल किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, बैक्टीरियल किंगडम से बिलोंग करता है, या फिर वायरल किंगडम से बिलोंग करता है? तो आपको पता है कि राइजोबियम लेगुमिनेशिया जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, वो एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि राइजोबियम या लेगुमिनस प्लांट्स की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पल्सेस ड्यू टू सिम्बायोटिक फिक्सेशन। जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, वो सिम्बायोटिक फिक्सेशन के द्वारा प्रोटीन पहले जो है ये हाई प्रोटीन भी देती है। जो पल्सेस है उनके पास प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, और साथ ही साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करती है क्योंकि इनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, द सीरियल्स लैक दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दस आर कॉल्ड। मतलब कि हम अपने खेत में एक बार पल्सेस लगा दिए, दालें लगा दी, जिसकी वजह से खेत के अंदर जो है ना सिर्फ हमें एक अच्छी प्रोटीन क्वालिटी का भोजन मिला और साथ ही साथ हमारा जो जमीन था उसकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो गई।
लेकिन वहीं पे जब हम सिरल्स लगाते हैं तो अगर हमने सिरल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिया तो वो सॉइल में प्रेजेंट जो फिक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको भी यूटिलाइज करके सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं जो कि फर्टिलिटी को या किसी भी रिसोर्स को एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कहते हैं। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स का क्या मतलब है, ऐसे क्रॉप्स जो कि रिस्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को सॉइल में, उसे हम रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। वहीं पे जो सॉइल में स्टोर जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको एग्जॉस्ट करते हैं, उनको यूज करते हैं, उन्हें हम एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कहते हैं। तो आपके पास जो सिरल्स है वो एक प्रकार का एग्जॉस्टिव क्रॉप्स है। The pulses are called legumes belong to the family। जो pulses हैं जिन्हें हम legumes कहते हैं वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो आपको पता है कि Fabaceae या Leguminaceae फैमिली में ही सारी दलहनी फसलें आती हैं। Poaceae फैमिली में सिरल्स आते हैं। Solanaceae फैमिली में आपके पास आलू, बैगन, मिर्चा, ये सारी चीजें आती हैं, टमाटर, तो ये सब Solanaceae फैमिली के हैं। तो आपके पास जितनी भी pulses हैं वो सब Fabaceae फैमिली का मेंबर है। The basmati rice is a part of our culture in Indo-Pak due to हिंदुस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो बासमती का चावल है वो हमारे ट्रेडिशन का एक कल्चर का बहुत अहम हिस्सा होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। वो किसकी वजह से? ए टिपिकल अरोमा एंड टेस्ट, जो बासमती का सुगंध होता है, जो उसका टेस्ट होता है, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है या इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, या बहुत सस्ती होती है। तो आपको पता है सस्ती तो बासमती बिल्कुल नहीं होती है, गेस्ट आते हैं तभी घर में बासमती बनती है। तो यहाँ पे ये इसका जो अरोमा है और जो टेस्ट है, जो उसका सुगंध है, जो एक्चुअल बासमती होती है और जो उसका टेस्ट है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है कि आपको ये ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत अलग अलग वेराइटीज हमारे इंडिया में बासमती के चावल की देखने को मिलती है। Which chemical is used for degreening of fruit? degreening का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रीनिंग मतलब कोई चीज का हरा रंग होना। ग्रीनिंग का मतलब है किसी चीज का हरा रंग होना। और वहीं पर अगर हम डी लगा देते हैं तो डी का मतलब होता है रिवर्स, मतलब ग्रीन कलर को खत्म करना, ग्रीन कलर को खत्म कर देना किसी जगह, किसी प्लांट से। इसके लिए हम कौन सा प्लांट हार्मोन यूज करते हैं? क्या वो IBA है, मतलब एक टाइप ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक एसिड है, या फिर इथाइलिन है? तो फ्रूट को जब हमें पकाना होता है, जब उसे हमें डी ग्रीन करना होता है, तो हम वहां पे इथाइलिन यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी अगर नींबू हो गया, आपके पास अंगूर हो गया, केला हो गया, इनको पकाते हैं हम, तो वो जो छिलका होता है वो पहले ग्रीन रहता है, पकने के बाद पीला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डी ग्रीनिंग। और ये डी ग्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? वो है इथाइलिन। तो इथाइलिन का यूज करके, इथाइलिन केमिकल का यूज करके हम डी ग्रीनिंग करते हैं। फिर दिया गया है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड साइंस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टेब्लिश है? यहाँ पे HQ का मतलब है हेडक्वार्टर्स। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है बेल्जियम में। जो बेल्जियम है, यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर का क्या है, जो है हेडक्वार्टर्स है। जनरल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, इंडियन हॉर्टिकल्चर नाम का जो जनरल है वो कौन पब्लिश कराता है? ये पब्लिश कराता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब कि ICAR जो है वो इंडियन हॉर्टिकल्चर नाम का जनरल पब्लिश कराता है। मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सिन इज, बेसिक ऑक्सिन के मल्टीपल फॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में नेचुरली और आर्टिफिशियली भी मिलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा ऑक्सिन का फॉर्म सिंथेसाइज्ड होता है वो है IAA, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड और सबसे अबंडेंट मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सिन होता है, जो कि हमें नेचुरली प्लांट्स में देखने को मिलता है। इंडिया इज नोन एज अ होम ऑफ, इंडिया को हम किसके घर के रूप में जानते हैं? तो आपको पता है कि इंडिया को हम मसालों का राजा या मसालों का घर या मसालों का घर कहा जाता है। मेडिसिन और स्पाइसेस इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे आपको समुद्र भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हरे मैदान भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको पहाड़, पठार, मरुस्थल, हर तरीके की भौगोलिक अवस्था देखने को मिलती है। तो स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब इसमें से कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जहां पे वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है? तो अगर आपको किसी भी जगह पे इरिगेशन करना है, पानी डालना है,
तो वहां पे जो ड्रिप सिस्टम होता है कि आप प्लांट के पास में एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां पे पानी ड्रिप करके निकलता है, उसकी मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी होती है, यूटिलिटी होती है, ताकि क्योंकि वहां पे जो भी पानी गिरता है वो पानी डायरेक्ट रूट के कॉन्ट्रैक्ट में आता है। बहुत ज्यादा पानी जब रहता है तो वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ड्रिप सिस्टम की वजह से हमारे पास मैक्सिमम जो वाटर की एफिशिएंसी है वो यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट में दिया है प्रोट्रे आर रिलेटेड टू। जो प्रोट्रे है वो किस काम से रिलेटेड है, पोस्ट हार्वेस्टेड, नर्सरी, प्रोसेसिंग या ट्रांसपोर्ट। आपने कुछ इस तरीके का ट्रे जो है नर्सरी वगैरह में देखा होगा, या फिर अगर आप भी गार्डनिंग करते हो तो आपने देखा होगा। इसके बीच बीच में हम सॉइल फिल करते हैं और वहां पे हम अपने सीड्स वगैरह को डालते हैं। जब सीडलिंग जो है यहाँ पे जर्मिनेट जाती है उसके बाद हम इसे अपने ग्रो बैग वगैरह में ट्रांसफर करते हैं। तो जो प्रोट्रे है ये नर्सरी से रिलेटेड है, नर्सरी में हम प्रोट्रे का यूज करते हैं। Which test is used for testing the significance of mean difference? मीन मीडियन मोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब मीन मीडियन मोड्स होते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजों के अगर आप मीन निकालते हो तो उस मीन के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, उस मीन के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के द्वारा हम मीन का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। कि जब हमारे पास किसी प्लांट की वजह से किसी इंसेक्ट अगर उस पे ऊपर फीड करता है तो उस इंसेक्ट की बायोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है जहां पे प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म के होने की वजह से अदर ऑर्गेनिज्म को नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। जैसे कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से उनके सराउंडिंग या उनके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है या फिर बायोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसे हम एंटीबायोसिस कहते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोसिस मतलब लिविंग बींग्स, जो किसी भी को लिविंग रहने के अगेंस्ट में काम करते हैं उसे हम एंटीबायोसिस कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चेंजेस को, एडवर्स कंडीशन को बेयर अप कर जाओ तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जब कोविड आई थी तो कोविड के समय में कुछ लोग थे जिनको बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, तो उनके लिए कोविड जो है वो एक टॉलरेंस पीरियड था। लेकिन जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे, उनके लिए कोविड एक रेजिस्टेंट पीरियड था। वो अपने आप को उस बीमारी से रजिस्ट कर सकते थे। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं। नॉन प्रेफरेंस मतलब ऐसा चीज जहां पे वो प्रेफर ही नहीं करता, तो वो अलग चीज आती है। नेक्स्ट में क्या है, डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपागेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू। जब माइक्रो प्रोपागेशन का तरीका होता है जहां पे हम सेल्स से पूरी की पूरी प्लांट्स को फॉर्म करते हैं, एक बड़े नंबर ऑफ प्लांट को हम फॉर्म करते हैं एक साथ में माइक्रो प्रोपागेशन से, वहां पे हम डिफरेंट प्लांट बॉडी का यूज करके माइक्रो प्रोपागेशन करते हैं। लेकिन जब हमारा टारगेट मेनली डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को ऑब्टेन करना होता है या डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन करना होता है तो हम यहाँ पे मेरिस्टम कल्चर को फॉलो करते हैं। मतलब प्लांट का जो मेरिस्टमिक हिस्सा होता है जनरली यहाँ पे इन्फेक्शंस नहीं होते, तो जब हम वहां से सेल्स लेके नए प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है ये आपका यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है, 7 और 6 दोनों में आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है कि वो टेस्ट या वो ट्रीटमेंट जहां पे आपके सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो, आपका टेस्ट, आपका टच, आपको उसको देख के पहचानना है। तो जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है यहाँ पे हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके पहचानते हैं कि वो दवा या जिस भी चीज का आपको इवैल्यूएशन करना है वो क्या है। तो आपको टेस्ट करके, आपको टच करके, आपको फील करके, आपको स्मेल करके, आपको उसकी आवाज सुन के बतानी पड़ती है उसकी प्योरिटी के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ अ क्रूड ड्रग्स मीन्स, क्रूड ड्रग का मतलब ये होता है कि जब किसी नेचुरल रिसोर्स से आपको जो केमिकल ऑब्टेन होता है विदाउट किसी केमिकल अल्टरेशन, जो आपके पास केमिकल प्रेजेंट होता है उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग का जो इवैल्यूएशन होता है वो आप उससे क्या चीजें पता करते हो, क्या सिर्फ वहां पे आप उसकी आइडेंटिटी करते हो, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी का डिटर्मिनेशन करते हो और उसके अंदर उसका जो अल्टरेशन है उसके अंदर कोई
चेंज किया गया है, क्या उसे फाइंड आउट करते हो। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं। पहली बात तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ड्रग हम ले रहे हैं ये वही ड्रग है। साथ ही साथ आपको उसकी प्योरिटी और क्वालिटी को भी चेक करना है, और अगर उसमें कोई अडल्ट्रेशन, कोई छेड़छाड़, कोई सस्ते प्रोडक्ट के साथ उसको चेंज किया गया है तो आपको वो भी चेक करना होता है। नेक्स्ट में क्या है, विच of the following is not a method of drug evaluation। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड्स नहीं है जिसका यूज करके आप ड्रग को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। तो पहला है एनालिटिकल इवेल्युएशन, यहाँ पे हम फिजिकल और केमिकल चीजों को एनालाइज करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप किसी भी ड्रग की इवेल्युएशन कर सकते हो। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, बिल्कुल आप बायोलॉजिकल इवेल्युएशन भी कर सकते हो, फिजिकल इवेल्युएशन भी कर सकते हो। जो इवेल्युएशन का मेथड नहीं है वो है जियोग्राफिकल इवेल्युएशन, आप भौगोलिक तरीके से उसका इवेल्युएशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट में क्या है, द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इनक्रिमिनेशन इज कॉल्ड एज। जब आप किसी चीज को जला देते हो तो उस चीज को जलाने के बाद मतलब उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट था वो सब रिमूव हो गया। उस ऑर्गेनिक कंटेंट रिमूव होने के बाद वहां पे सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंटेंट बचता है जिसे हम ऐश या राख कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीटिंग ऑफ अ ड्रग एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ ओवन टू कांस्टेंट वेट इज नोन एज। मतलब आप किसी ड्रग को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर गर्म करते हो ओवन में तो आप उसको किस पर्पज से करते हो। क्या आप उसका वोलाटाइल ऑयल के डिटर्मिनेशन के लिए करते हो, मतलब उसमें जो वोलाटाइल ऑयल है उसके डिटर्मिनेशन के लिए करते हो, या फिर उसके अंदर मॉइस्चर जो कंटेंट है उसके डिटर्मिनेशन के लिए करते हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए करते हो, या उसके एस वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए करते हो। तो सबसे पहली बात है कि वोलाटाइल अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है तो आपको इतनी हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब कोई ड्रग अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन 105 हो। एस वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 600 जो है सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। तो जो आप 100 सेंटीग्रेड 105 का जो टेम्परेचर देते हो यहाँ से आप उस कंटेंट में से मोस्टली मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हो, जो वाटर कंटेंट है उसे रिमूव कर सकते हो। दिया गया है व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एल्बा। एलेक्टा एल्बा जिसे हम भृंगराज के नाम से जानते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी उसकी वजह से जो है वो जनरली उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। जनरली वो स्किन डिजीज के लिए यूज किया जाता है, स्कैल्प हेल्थ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन भृंगराज का कभी कभी साइड इफेक्ट जो है वो जैसे चक्कर आने के रूप में हो सकता है। तो सीवियर डिजीनेस के रूप में आप इसका साइड इफेक्ट देख सकते हो। इन सारे ऑप्शंस में से वो करेक्ट है। 72 की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट है। तो आपको पता है कि फ्लावर्स की बेसिकली 4 रोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर्स, कैलिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्लावर्स, कोरोला इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है द राइजोम। राइजोम इज अ मॉडिफाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो रूट के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज फूड ऑफ फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो वो आपके पास राइजोम होता है। लोअर प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत है। द टेस्ट ऑफ लिक्वेरिस, अभी हमने पढ़ा था कि लिक्वेरिस जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेबिएटी लेमिएसी हमने देखा था। अब उसका पूछा गया कि जो मुलेठी है, जो लिक्वेरिस है, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मुलेठी जो है वो स्वीट टेस्ट में होता है, उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान करना स्टोमेटा का मेन फंक्शन है। सेलेक्टेड द ड्रग व्हिच इज नॉट बिलोंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास। तो सेना जो है वो ग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग नहीं करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज आपका मतलब जो आपके 2024 में मास शाकुंभरी यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अनइवन सा था, मतलब कि कुछ टॉपिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे और कुछ टॉपिक्स से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वहां से क्वेश्चंस ही नहीं दिए गए थे। ये क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लेट्स स्टडी इंडिया डिस्कशन ग्रुप या लेट्स स्टडी इंडिया सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप हमारे ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट सिलेबस को करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम लेट्स स्टडी इंडिया है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको और कुछ पूछना है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली जो है हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। द हेल्पलाइन नंबर इज 73
हेल्पलाइन नंबर हमारा है 7376608660। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप सिंपली लेट्स स्टडी इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और वहां पे आप एज ए स्टूडेंट अगर लॉग इन हो जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमारी टीम के साथ आप जुड़ भी सकते हैं, हमारी फैमिली का एक मेंबर बन सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट, हम मिलेंगे किसी और क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।